देश भर में बायकॉट तुर्की अभियान और जोर पकड़ रहा है। एक के बाद एक तुर्की के प्रोडक्ट्स का बायकॉट हो रहा है। देश की कुछ यूनिवर्सिटीज ने भी तुर्की से नाता तोड़ने का ऐलान कर दिया है। सिविल एविएशन के मोर्चे पर काफी एक्शन है। चलेबी पर एक्शन के बाद अब सिविल एविएशन मंत्रालय तुर्की की बाकी एविएशन कंपनियों से नाता तोड़ने की सलाह भारतीय एयरलाइंस को दे सकता है। सूत्रों के मुताबिक सरकार इन समझौतों को आगे नहीं बढ़ाने की सलाह दे सकती है। और ज्यादा जानकारी लेते हैं हमारे संवाददाता रोहन सिंह हमारे साथ। रोहन, बड़े एक्शन हो रहे हैं तुर्की के खिलाफ, एविएशन में काफ़ी कुछ हुआ है। सबसे पहले आप पूरा अपडेट हमें बताइए, एविएशन सेक्टर में अब तक क्या क्या कदम उठाए गए हैं और किस तरह के कदम उठाए जा सकते हैं। जी, सरकार के कदमों में चलेबी पे जो एक्शन लिया गया वो तो सिर्फ एक कदम था, लेकिन जो सूत्र हमें बता रहे हैं कि चूंकि टर्किश कंपनियों का बहुत ज़्यादा इन्फ्लुएंस अभी भी भारतीय एविएशन पे है, तो सरकार आने वाले समय में सलाह दे सकती है तमाम एयरलाइंस को कि जो भी उनके साथ मेमोरेंडम है किसी टर्किश कंपनी के साथ या किसी तरह का समझौता है, कोई एग्रीमेंट है, उसको धीरे धीरे उससे नाता तोड़ा जाए। और इसके लिए बहुत जल्दी एक एडवाइजरी दी जा सकती है। भारतीय अगर एविएशन की बात करें तो चलेबी के अलावा टर्किश एयरलाइंस और टर्किश टेक्निक, ये दो कंपनियां हैं जिनकी अच्छी खासा इन्फ्लुएंस जो यहाँ पे रखती है। खासतौर पे टर्किश एयरलाइंस की बात करें तो इंडिगो के साथ कोड शेयर एग्रीमेंट है। इंडिगो को टर्किश एयरलाइंस वेट लीज में जहाज़ देती है, तो इसको लेकर एक काफ़ी ज़्यादा चिंता है सरकार में भी। और जो खासतौर पे जो वेट लीज एग्रीमेंट है जिसमें आप जहाज़ उसके क्रू के साथ लेते हैं, उसको लेकर बहुत ज़्यादा बातचीत हो रही है इस वक्त सरकार के अंदर। हर 6 महीने में उसका एक्सटेंशन के लिए जाता है और सरकार जो हमें सूत्र बता रहे हैं कि जब अगला एक्सटेंशन आएगा उससे पहले सरकार गंभीर रूप से विचार कर सकती है कि क्या इसके एक्सटेंशन को आगे मंजूरी दी जाए। तो इस पे काफ़ी ज़्यादा काम हो रहा है। दूसरी तरफ जो टर्किश टेक्निक है, इसकी साझेदारी एयर इंडिया एक्सप्रेस और इंडिगो दोनों के साथ ही हैं, तो उस पर भी सलाह दी जा सकती है। फिलहाल सरकार इस पूरे को देख रही है। हालांकि इंडिगो की तरफ से एक बयान ज़रूर आया है। इंडिगो ने यह कहा है कि जो एक तरह से बचाव किया है टर्किश एयरलाइंस के साथ अपनी साझेदारी का, और कहा है कि इससे उसे मदद मिली है अमेरिका और यूरोप के जो मार्केट है वहाँ पर अपनी पहुँच बनाने में। लेकिन आने वाले कुछ समय में कुछ और कदम हम देख सकते हैं सरकार की तरफ से इन तमाम कंपनियों पर। तो रोहन, ये भी बताएं कि तुर्की के प्रोडक्ट्स का भी बायकॉट हो रहा है। अलग अलग क्षेत्रों में लोग काफी गुस्से में हैं। वहां किस तरह का इंपैक्ट देखने को मिल रहा है? जी, लगभग सभी प्रोडक्ट जो है प्रभावित हो रहे हैं। जहाँ भी हम टर्किश से कोई भी चीज़ डिपेंडेंसी है, जो सबसे ज़्यादा इम्पैक्ट हुआ है मार्बल इंडस्ट्री। हम आपको बताते हैं भारत जो मार्बल इंपोर्ट करता है उसका लगभग 70% टर्की से आता है। उदयपुर के जो मार्बल व्यापारी है, अलग अलग जगहों के जो मार्बल व्यापारी है, उन्होंने बाइकआउट किया है। दूसरी एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है सेब को लेकर। तमाम जो फल मंडियाँ हैं वहाँ पे टर्किश सेब का बाइकआउट हुआ है। करीब 1200 से 1500 करोड़ का सालाना जो सेब है वो वहाँ से आता है, उस पर लोग बाइकआउट कर रहे हैं। मेरी बातचीत हुई थी खारी बावली के जो ड्राई फ्रूट के जो विक्रेता है, उन्होंने कहा है कि खारी बावली में, ये एशिया की सबसे बड़ी मंडी है, वहाँ पर जो टर्की से ड्राई एप्रिकॉट यानी जो खुबानी होती है उसको वो नहीं लेंगे अब। ठीक इसी तरह से अगर यूनिवर्सिटीज़ की बात करें, जेएनयू, जामिया, इसके अलावा मौलाना आज़ाद यूनिवर्सिटी, इन सभी ने जितने तमाम तरह के एमओयूज़ थे वो सभी कैंसिल कर दिए हैं। ट्रैवल में भी यही असर पड़ा है। मेक माई ट्रिप, ईज़ माई ट्रिप, एग्जिको तीनों ने ही स्टेटमेंट किया है, बल्कि इन्होंने कोई भी जो टर्की से प्रमोशनल जो उनके टूर कैंपेन्स होते हैं उसको बंद करने का फैसला किया है। तो असर लगभग सभी क्षेत्रों में पड़ा है और इस बात की पूरी संभावना है कि टर्की की अर्थव्यवस्था पर इसका पूरा असर दिखेगा। जी, शुक्रिया इस अपडेट के लिए रोहन। इधर बायकॉट तुर्की अजरबैजान मुहिम देश भर में तेजी से आगे बढ़ रही है। आज राजधानी दिल्ली में कैट यानी कन्फेडरेशन ऑफ ऑल इंडिया ट्रेडर्स के बैनर तले देश भर के व्यापारी जुटे और इन देशों के साथ कोई कारोबार न करने का संकल्प लिया। दिल्ली में लिया गया संकल्प व्यापारी देश के कोने कोने तक पहुंचाएंगे। मार्बल, टूरिज्म और फ्रूट्स कारोबारियों के साथ देखिए हमारी संवाददाता दीपाली नंदा की एक खास बातचीत। सर, यहाँ पर हम देख रहे हैं कि बड़ी संख्या में ट्रेडर्स मौजूद हैं। आप खुद मार्बल का कारोबार करते हैं, टर्की से एक बड़ा हिस्सा यहाँ पर आता है मार्बल के क्षेत्र में, तो बताएं क्या कहना चाहेंगे? देश में करीब करीब 3000 करोड़ का मार्बल आता है। टर्की से टोटल जो आयात होता है इंडिया में वो 30,000 करोड़ का है, जिसमें से 10% हिस्सा मार्बल का है। तो अगर देश के मार्बल व्यवसायियों ने मिलकर ये ठान लिया कि हम मार्बल इंपोर्ट नहीं करेंगे, तो मैं आपको ये जरूर पूरे विश्वास से कह सकता हूं कि टर्की के अर्थव्यवस्था पे अच्छा खासा धक्का लगेगा। सर, आप छत्तीसगढ़ से आए हैं, आप बताएं किस तरह से आप इस बॉयकॉट मुहिम में हिस्सा ले रहे हैं?
हम लोग पूरे तरीके से इस पर लग गए हैं। कल ऑलरेडी हम लोग की मीटिंग हो चुकी है रायपुर में। जो छत्तीसगढ़ टूर ट्रेवल्स एजेंट है उन्होंने पूरा अपनी लिस्टिंग करना चालू कर दी है। ऑलरेडी टिकट कैंसिलेशन है। नए जो लोग वहां जाना चाह रहे हैं उनको रोक रहे हैं। मैं जयपुर से हूं और मैं मोबाइल रिटेलर एसोसिएशन को रिप्रेजेंट करता हूं। हम लोग 1.5 लाख लोगों को रिप्रेजेंट कर रहे हैं यहाँ पर। और सबसे बड़ी चीज है, जब टूरिज्म की बात आती है तो सबसे बड़ा रोल वहाँ पे अजरबैजान और इनके यहाँ पर जो टर्की में है मेजर वो रोल प्ले करता है। और उसको हमने स्टॉप करने के लिए जितने भी हमारे ब्रांच हैं उनके साथ तुरंत प्रभाव से एक नोटिफिकेशन रेज किया है। जिस तरह आज कैट ने ठाना है, सभी व्यापारी वर्ग इसमें सम्मिलित होकर और एक प्रण कर लिया है कि इस टाइम हम लोग अगेंस्ट जाएंगे, बाइकआउट करेंगे और एक एक व्यापारी वर्ग, एक एक हमारा जो भी हिंदुस्तान से लोग जुड़े हुए हैं वो इसको बाइकआउट करते हैं और इससे आक्रोश है और एक मन में धक्का लगा हुआ है। हमारे पूरे व्यापारी वर्ग सबने ठान लिया है एकदम कि हम ऐसे ही कंट्रीज को जो ऐसे आतंकवादी कंट्री का साथ देगी सबसे नीचे के पायदान पे लाके। दिल्ली में स्वदेशी जागरण मंच ने भी तुर्की के खिलाफ विरोध प्रदर्शन किया। स्वदेशी जागरण मंच ने पाकिस्तान को समर्थन देने के लिए तुर्की की आलोचना की और उसके खिलाफ मार्च निकाला। इस दौरान तुर्की के खिलाफ नारेबाजी की गई और तुर्की के उत्पादों का बहिष्कार करने का आह्वान किया गया। जब 2023 में तुर्की में भूकंप आया था, भारत सबसे पहला देश था जब उसकी मदद की थी। परंतु तुर्की जो है एहसान परस्त देश है और वो दुश्मन देश के साथ लगा हुआ है। उसने हमारे ऊपर मिसाइलें दी जो पाकिस्तान ने हमारे ऊपर इस्तेमाल किया। इसलिए तुर्की का हम पुरजोर विरोध करते हैं। तुर्की का जो सामान आता है उसका हम बहिष्कार करें। तुर्की से जो हमारे MOU साइना समझौते हुए हैं उनको सब बंद कर दें। इतना घिनौना कार्य उन्होंने जो किया है हमारे साथ, हम इस देश की जनता मोदी जी से ये कहना चाहती है कि उनका जो यहाँ दूतावास है वो बंद होना चाहिए और इनकी फ्लाइट तत्काल बंद होना चाहिए। आज इन्होंने ये कार्य किया है, उसके बाद ये क्या करेंगे हम सब तैयार हैं। इनको मुंह तोड़ जवाब दिया जाएगा और मोदी जी से रिक्वेस्ट करते हैं कि ये जो राशन है ये हमारे देश का राशन है, इन लोगों को दोबारा से ऐसा भेजकर या इनको इनकी कोई मदद करने के लिए 10 बार हमें सोचना पड़ेगा। पाकिस्तान को समर्थन देने वाले तुर्की के खिलाफ पूरे देश में गुस्सा देखने को मिल रहा है। दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता आज आजादपुर मंडी पहुंची, जहां उन्होंने कारोबारियों से मुलाकात की और सेब हाथ में लेकर पूछा कि तुर्की का सेब तो नहीं है। मुख्यमंत्री ने साफ कहा कि जो देश भारत का दुश्मन है उससे कोई व्यापार नहीं होना चाहिए। ये टर्की वाला तो नहीं है ना? हाँ, तो जब भारत से बढ़िया तो टर्की वालों का नहीं लेना भाई। बिल्कुल, सबने अपोज कर दिया। वाह वाह, भारत का सेब इस्तेमाल करना है। ये कश्मीर का है। भारत माता की बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। मैं तो व्यापारियों को साधुवाद देती हूँ जिन्होंने टर्की से व्यापार बंद किया। बिल्कुल नहीं करना है। देश का दुश्मन हमारा दुश्मन। तुर्की के खिलाफ अब तक की काफ़ी एक्शन हो चुका है। बायकॉट तुर्की अभियान से तुर्की को कितना झटका लग सकता है ये बता रहे हैं हमारे सहयोगी रोहन सिंह। बाइकॉट तुर्की का असर ट्रेड और टूरिज्म दोनों पे पड़ने जा रहा है। अगर टूरिज्म की बात करें तो सिर्फ पिछले साल करीब 3.3 लाख भारतीय जो है वो तुर्की गए थे और अगर भारतीय टूरिस्ट की वहाँ पे अगर बात करें करीब 4,000 करोड़ रुपए का जो खर्च है वो वहाँ पे भारतीय टूरिस्ट ने किया था, उनकी अर्थव्यवस्था में योगदान दिया था और उस पर सीधी सी बात है काफ़ी कटौती आएगी। अगर मेक माई ट्रिप की रिपोर्ट की बात करें तो इस बाइकॉट के बाद से 60% की गिरावट है नई बुकिंग्स में और अगर हम कैंसिलेशन की बात करें तो 250% की बढ़ोतरी हुई है कैंसिलेशन की। अगर हम ट्रेड की बात करें तो ट्रेड में भी काफ़ी ज़्यादा इम्पैक्ट पड़ा है। अगर कुल मिला के व्यापार की बात करें जो तुर्की से हमारा है तो भारत से तुर्की को जो एक्सपोर्ट होता है वो $5.2 बिलियन का था पिछले साल। वहीं अगर जो तुर्की से भारत में कितना इंपोर्ट होता है अगर उसकी बात करें तो $2.84 बिलियन का ये इंपोर्ट था। अगर जो ट्रेड सेल्फ प्लस है वो इस वक्त तुर्की के पक्ष में है 2.36 बिलियन का। तो जाहिर सी बात है अगर बाइकॉट तुर्की का असर रहता है तो इसका जो तुर्की का ट्रेड सरप्लस है वो प्रभावित होने जा रहा है। कौन कौन सी चीज़ें इंपोर्ट और एक्सपोर्ट होती है तो जो तुर्की से इंपोर्ट की अगर बात करें मार्बल जो है वो सबसे ज़्यादा होता है तुर्की से इंपोर्ट। इसके अलावा जो तुर्की को हम एक्सपोर्ट करते हैं उसमें इलेक्ट्रिक मशीनरी का जो नंबर है वो सबसे टॉप पे आता है। इसके अलावा इंपोर्ट में सेब की बात करें, एक्सपोर्ट की बात करें तो ऑटो पार्ट्स हम काफ़ी ज़्यादा तुर्कियों को एक्सपोर्ट करते हैं।
ड्राई फ्रूट्स तुर्की से काफ़ी ज़्यादा आता है। इसका जो फार्मा प्रोडक्ट्स हैं या केमिकल प्रोडक्ट्स हैं वो तुर्की को हमारी कंपनियां काफ़ी ज़्यादा एक्सपोर्ट करती है। इसके अलावा जो क्रूड ऑयल है वो इंपोर्ट हम करते हैं, और अगर एक्सपोर्ट की बात करें तो टेक्सटाइल यहाँ से काफ़ी ज़्यादा होता है। मशीनरी भारत से तुर्की से इंपोर्ट होती है, जबकि हम तुर्कियों को स्टील काफ़ी ज़्यादा जो है वो एक्सपोर्ट करते हैं। इनका असर इन सभी सेक्टर्स पे पड़ने जा रहा है। और अगर हम जो भारत में तुर्की की कंपनियां मौजूद हैं उनकी बात करें तो चलेबी एविएशन, जिस पर कल ही बहुत स्ट्रॉन्ग फैसला लिया भारत सरकार ने, उनकी जो सुरक्षा मंजूरी है उसको रद्द कर दी। लेकिन इसके अलावा भी कई सारी ऐसी कंपनियां हैं जो काफ़ी स्ट्रैटेजिक जगहों पे है। मसलन लिमाक है, कई सारे जो एक्सप्रेसवे प्रोजेक्ट्स हैं उसमें ये कंपनी शामिल है, काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रोजेक्ट्स में। इसके अलावा गुलेमैक है, पुणे और कानपुर जो मेट्रो प्रोजेक्ट बन रहा है उसमें ये शामिल है, उसमें ये काफ़ी ज़्यादा काम कर रही है। इसके अलावा आर्केलिक एक कंपनी है, उसने वोल्टास के साथ एक जेवी किया है और जो इलेक्ट्रॉनिक प्रोडक्ट्स हैं वो बना रही है। एक और अगर कंपनियों की बात करें तो कुछ और कंपनियां हैं, ये सारे कुछ ऐसे नाम हैं जो कि तुर्की के कंपनियां हैं और भारत में ये इस वक्त मौजूद हैं, कई सारे अलग अलग सेक्टर्स में मौजूद हैं। इसके अलावा अगर हम बात करें भारत की कौन सी कंपनियाँ तुर्की में हैं तो टाटा मोटर्स और महिंद्रा, इन दोनों ने ही ऑटोमोबाइल सेक्टर में तुर्की में अच्छी खासी पहुँच बनाई है। खासतौर पे फार्म और जो ट्रैक्टर सेगमेंट है वहाँ पे ये कंपनियाँ काफ़ी ज़्यादा पॉपुलर हैं। जुबिलेंट फूड वर्क्स तुर्की में करीब 906 स्टोर्स हैं, इस पर थोड़ा असर ज़रूर पड़ सकता है। इसके अलावा TCS और इन्फोसिस की बात करें तो इनकी एक सीमित मौजूदगी है वहाँ पे, इन पर भी थोड़ा बहुत असर पड़ सकता है। लेकिन एक बात तय है, जिस तरीके से बाइकॉट प्रोजेक्ट चल रहा है दोनों देशों की जो अर्थव्यवस्था है इससे प्रभावित ज़रूर होगी। इधर कल जम्मू कश्मीर के बाद आज रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह भुज एयरबेस पहुंचे। उन्होंने यहां जवानों से मुलाकात की और भारतीय एयरफोर्स की जमकर तारीफ की। राजनाथ सिंह ने पाकिस्तान को सख्त संदेश देते हुए कहा कि ऑपरेशन सिंदूर अभी खत्म नहीं हुआ है, जो कुछ भी हुआ वो सिर्फ एक ट्रेलर था, सही समय पर पूरी पिक्चर दिखाएंगे। उन्होंने ये भी कहा कि जितनी देर में आदमी नाश्ता खत्म करता है उतनी देर में ऑपरेशन सिंदूर को खत्म किया। ऑपरेशन सिंदूर अभी खत्म नहीं हुआ है, जो कुछ भी हुआ है वह सिर्फ एक ट्रेलर मात्र था। अब जब समय आएगा, जब भी सही समय आएगा तो हम पूरी पिक्चर भी दुनिया को दिखाएंगे। साथियों, आप सब तो जानते ही होंगे कि भारत में जब भी कोई उपद्रवी तत्व होता है जिसको लेकर यह आशंका रहती है कि यह भविष्य में कुछ उपद्रव कर सकता है, तो उसको मजिस्ट्रेट एवं पुलिस द्वारा गुड बिहेवियर के प्रोबेशन पर रखा जाता है। कोई गड़बड़ करता है तो उसको कुछ समय के लिए मजिस्ट्रेट गुड बिहेवियर के प्रोबेशन पर रखते हैं। अगर वह व्यक्ति प्रोबेशन के दौरान कोई भी शरारत करता है तो उसे उचित दंड भी दिया जाता है। ठीक उसी तरह वर्तमान सीज फायर में हमने पाकिस्तान को बिहेवियर के आधार पर अभी प्रोबेशन पर रखा हुआ है। यदि उसका बिहेवियर सुधरता है तब तो ठीक, और यदि बिहेवियर में फिर से गड़बड़ी आती है तो उसको कड़े से कड़ा दंड दिया जाएगा। और ऑपरेशन सिंदूर के दौरान जो कुछ भी आपने किया है, समस्त हिंदुस्तानियों को, चाहे वह भारत के रहने वाले हों अथवा दुनिया के दूसरे देशों में रहने वाले हों, सभी गौरवान्वित हुए। भारतीय वायुसेना के लिए सिर्फ 23 मिनट यह काफी थे पाकिस्तान की सरजमी पर पल रहे आतंक के अजगर को कुचलने के लिए, और वह आपने करके दिखाया है। और मैं यह कहूं तो यह कहना गलत नहीं होगा, जितनी देर में लोग नाश्ता पानी निपटाते हैं उतनी देर में आपने दुश्मनों को निपटा दिया। कारोबारी हफ्ते के आखिरी दिन बाजार में कंसोलिडेशन रहा। सेंसेक्स 200 पॉइंट गिरा तो निफ्टी 42 पॉइंट फिसला। हालांकि मिड कैप स्मॉल कैप शेयरों में अच्छी तेजी रही। इसके अलावा आज के बाजार में डिफेंस शेयरों में जोरदार तेजी दिखी। निफ्टी डिफेंस इंडेक्स रिकॉर्ड ऊंचाई पर बंद हुआ। डिटेल्स लेते हैं हमारी सहयोगी कंचन नोटियाल से। कंचन, आज बाजार का आउटलुक कैसा रहा और किन शेयर्स ने आज अपना जलवा दिखाया? तो हफ्ते के आखिरी कारोबारी दिन बाजार के अंदर हमें कंसोलिडेशन देखने को मिला, लेकिन डेफिनेटली इस हफ्ते
की बात करी जाए ऑल ओवर तो अच्छा खासा हफ्ता हमें देखने को मिला। निफ्टी ने करीब 25,000 तक के लेवल को भी टच किया। अब बात कर लेते हैं कि स्टॉक स्पेसिफिक एक्शन आज के सत्र में किस तरीके का देखने को मिला। देखिए मूव्स काफी अच्छे आज के सत्र में रहे थे, जैसे कि आप देख रहे हैं बीएल अच्छे खासे मूव्स यहाँ पे देखने को मिले। यही नहीं बल्कि ऑल ओवर डिफेंस सेक्टर की बात करी जाए तो अच्छी तेजी हमें पूरे ही हफ्ते, इनफैक्ट पिछले 2 हफ्तों से डिफेंस सेक्टर में देखने को मिल रही है। टाटा कंज्यूमर, बजाज ऑटो, अडानी एंटरप्राइजेस में भी अच्छी खासी तेजी आज के सत्र में देखने को मिली। लूजिंग स्ट्रीक की बात करी जाए तो जेएसडब्ल्यू स्टील, इन्फोसिस, एचसीएल टेक और भारतीय एयरटेल, यानी कि आप समझिए कि इस टाइम पे जो आईटी सेक्टर था यहाँ पे हमें हल्की सी गिरावट देखने को मिली और जिसका रिफ्लेक्शन हमें एचसीएल टेक और इन्फोसिस में आता हुआ दिखाई दिया। अब मिड कैप के अगर बढ़ने वाले शेयर्स की बात करी जाए तो देखिए कोचिन शिपयार्ड करीब 12.5% की यहाँ पे तेजी देखने को मिली। काफी सारी ब्रोकरेज है यहाँ पे बुलिश है, इंडिजिनियस ऑर्डर को लेकर काफी ज्यादा ऑप्टिमिस्टिक अप्रोच है। गवर्नमेंट जिस तरीके से डिफेंस पे ध्यान दे रही है, सीधा रिफ्लेक्शन यहाँ पे नंबर्स पे आता हुआ दिखाई दे रहा है। मजगांव भी इसमें शामिल है। प्रीमियम एनर्जीज की बात करी जाए तो 9% का इजाफा और आज रेलवे शेयर्स में भी अच्छी खासी तेजी हमें बनती हुई दिखाई दी। आरवीएनएल में करीबन 9% का इजाफा देखने को मिला। कल इसे ऑर्डर भी मिलता हुआ दिखाई दिया है। अगर लूजिंग पॉकेट की बात करी जाए तो एफएमसीजी पैक में हल्की सी गिरावट का सिलसिला देखने को मिला। जुबिलेंट फूड वर्क हमें करीबन 1.5% की गिरावट के साथ कामकाज करता हुआ नजर आया। पतंजलि फूड्स में भी थोड़ी कमजोरी थी। एल&टी फाइनेंस और साथ में केपीआईटी टेक यानी कि आईटी पैक में आज थोड़ा सा प्रेशर बना हुआ था। देखिए हीरो ये पूरे ही वीक का हीरो रहा है डिफेंस सेक्टर। यहाँ पे हम बात करें पारस डिफेंस में करीबन 19% की तेजी देखने को मिली है। कोचिन शिपयार्ड 12.5%, मजगांव 11% और जीआरएससी की बात करें तो 10% के गेन्स यहाँ पे भी आते हुए दिखाई दिए। और यही नहीं बल्कि जो बाकी के डिफेंस के स्टॉक्स भी हैं वहां पे भी जो मोमेंटम था काफी ज्यादा पॉजिटिव बना हुआ था। तो ये हफ्ता हमारे मार्केट्स के लिए काफी ज्यादा शानदार रहा है। डिफेंस शेयरों में विस्फोटक तेजी देखी जा रही है। खबरें हैं कि ऑपरेशन सिंदूर के बाद सरकार डिफेंस बजट को बढ़ा सकती है। ज्यादा डिटेल्स बता रहे हैं हमारे सहयोगी यतिन मोता। निफ्टी डिफेंस ऑल टाइम हाई पे आपको दिखाई पड़ रही है और क्लियरली पीएसयू डिफेंस स्टॉक्स इस पूरे रैली को रीड कर रहे हैं। क्यों ये रैली हुई है आज की अगर हम पर्टिकुलर बात करें तो क्लियरली 50,000 करोड़ रुपए की न्यूज़ रिपोर्ट सजेस्ट कर रही है कि डिफेंस का बजट में आपको एक्स्ट्रा आवंटन आता हुआ नज़र पड़ सकता है। इनफैक्ट सप्लीमेंट्री ग्रांट्स जो है सरकार विंटर सेशन में ले सकती है, जिसके बाद आपका जो करंट डिफेंस बजट है जो अनाउंस हुआ था 6.8 लाख करोड़ के आसपास, ये 7.25 लाख करोड़ के पार पहुंचता हुआ नजर पड़ेगा। ऑपरेशन सिंदूर की सक्सेस के बाद और मिलिट्री अपग्रेडेशन की रिक्वायरमेंट्स को देखते हुए सरकार ये फैसला किसी भी वक्त ले सकती है और 50,000 करोड़ से अतिरिक्त सप्लीमेंट्री ग्रांट का मतलब ये है कि जो कुल डिफेंस आउटले है लगभग 20 से 22% आपको बढ़ता हुआ नज़र पड़ेगा पिछले साल के मुकाबले। ऑब्वियसली ये मिलिट्री अपग्रेडेशन जो नई वेपन टेक्निक है, मिसाइल सिस्टम्स है और नेवी के अपग्रेडेशन के लिए ज़्यादा एलोकेशन करने की बातें चल रही हैं, जिसके कारण अगर आप देखें तो डिफेंस पीएसयूज ही नहीं प्राइवेट डिफेंस स्टॉक्स में भी आज ज़बरदस्त तेज़ी देखने को मिल रही है। बीडीएल, मजगांव डॉक, बीईएल और एस्ट्रा माइक्रोवेव जैसे काउंटर्स में आज ऑल टाइम हाई लगता हुआ आपको दिखा है। पेपर सरिका के फाउंडर और फंड मैनेजर अभय अग्रवाल ने बाजार के आउटलुक पर बातचीत की। अभय अग्रवाल ने कहा कि डिफेंस सेक्टर में निवेश का ये एक बेहतरीन मौका है कि डिफेंस स्टॉक्स में बिल्कुल चिंता नहीं करनी चाहिए। आपको एक 5 से 8 साल का व्यू लेना पड़ेगा डिफेंस सेक्टर पे। और जो अभी हमारा एक छोटी लड़ाई जिसको मैं कहूंगा हुई, शायद लड़ाई कहना भी गलत होगा, उसने दिखाया कि डिफेंस की जो स्पेंडिंग है वो नॉन नेगोशिएबल है। इन्वेस्टर्स को देखनी पड़ेगी बियॉन्ड जो पब्लिक सेक्टर लिस्टेड डिफेंस कंपनीज है, वो तो अपना काम कर रही है, पर उसके अलावा मैं देख रहा हूं कि एक काफी बड़ा इकोसिस्टम बन रहा है डिफेंस को प्रोवाइड करने का। कॉम्प्लेक्स इलेक्ट्रॉनिक्स, सेमीकंडक्टर्स, एडवांस सिस्टम्स, ड्रोन सिस्टम्स, तो इन्वेस्टर्स के लिए एक वाइड बेस है डिफेंस की थीम खेलने के लिए। और मुझे लगता है कि ये बड़ी थीम है और ये 5 से 8 साल का व्यू लेके जो भी इन्वेस्टर बैक करेगा उसको डेफिनेटली अच्छे रिटर्न्स मिलेंगे। टैरिफ वॉर, युद्ध, महंगाई जैसी चिंताएं जैसे ही कम हुई वैसे ही बुल्स का जोश हाई हो गया। लेकिन अभी तो ये तेजी का ट्रेलर है। पूरी पिक्चर तो तब देखे को मिलेगी जब म्यूचुअल फंड्स का ढेर सारा फंड बाजार में आएगा। म्यूचुअल फंड्स के पास कितना कैश पड़ा है बता रहे हैं यतिन मोता। बहुत सारा कैश है और मुझे शोले पिक्चर का डायलॉग याद आता है जब गब्बर वो कहता है ना कि अब तेरा क्या होगा कालिया, क्योंकि निफ्टी जो है
25,000 के आंकड़े के पार चली गई है। बहुत सारे जो मनी मैनेजर्स हैं, कयास ये था कि ट्रेड वॉर चल रहा है, रशिया यूक्रेन वॉर चल रहा है, इंडिया पाकिस्तान टेंशन चल रहे हैं, तो पैसा आराम से डिप्लॉय करेंगे, लेकिन बाजार ने किसी को मौका नहीं दिया। इनफैक्ट म्यूचुअल फंड के पास अब 3 लाख करोड़ से ज़्यादा की कैश पड़ी हुई है, रेडी फॉर डिप्लॉयमेंट है, और ये हिस्टोरिकल आपको मल्टी ईयर हाई पे कैश लेवल आते हुए नज़र पड़ रहे हैं। ऑब्वियसली अगर हम टॉप 5 म्यूचुअल फंड्स की बात करें AUM साइज के हिसाब से इक्विटी साइड पे, तो उनके पास लगभग 1.5 लाख करोड़ से ज़्यादा का कैश है। तो टॉप 20 म्यूचुअल फंड्स के पास 3 लाख करोड़ कैश, और टॉप 5 AMCs के पास आपको दिखेगा 1.5 लाख करोड़ से ज़्यादा का कैश, और कुल मिला के जो एवरेज कैश होल्डिंग है आपको दिखाई पड़ेगी 7-7.5% के आसपास, जहां अगर हम एब्सोल्यूट नंबर देखें तो SBI म्यूचुअल फंड के पास लगभग 77,000 करोड़ रुपए कैश आपको आता हुआ नजर पड़ेगा। ICICI प्रू म्यूचुअल फंड के पास इक्विटी सेगमेंट में लगभग 46,000 करोड़ का कैश है। मोतीलाल और पराग पारिक ये 2 बड़े म्यूचुअल फंड हाउसेज हैं, बुटीक म्यूचुअल फंड्स हैं, जहां अगर आप AUM का हिस्सा देखें तो 18 से 25% के बीच इनका कैश लेवल है। तो बहुत ही ज़्यादा कैश पे ये दोनों बुटीक म्यूचुअल फंड्स खड़े हुए हैं कैश पे। और अगर हम क्वांट म्यूचुअल फंड की बात करें तो यहाँ भी आपको दिखेगा लगभग 10,000 करोड़ के आसपास का कैश। तो कहीं ना कहीं अप्रैल 2025 में रिकॉर्ड हाई पर आपको AUM जाता हुआ नजर पड़ रहा है, और उसके प्रपोर्शन में कैश भी ज़्यादा है। और क्लियरली अगर हम बात करें तो कहाँ कहाँ वो दाव लगा रहे हैं हाल फिलहाल, तो निजी बैंकों में, ऑयल एंड गैस सेक्टर, ये दोनों काउंटर्स हैं जहां खरीदारी का मूड माहौल वो लोग बना रहे हैं। और बैंकिंग में सबसे ज्यादा मंथ ऑन मंथ फ्लो मार्च टू अप्रैल में आपको दिखाई पड़ रहा है। रिमेंबर जो फैक्ट शीट आती है वो मई के पहले दूसरे हफ्ते में आती है, जो टैबुलेट होकर आती है, और कहीं ना कहीं टेक और कैपिटल गुड्स ये दोनों सेक्टर्स ऐसे हैं जहां काफी सारे म्यूचुअल फंड्स अंडरवेट है, और यहां हमने आउट परफॉर्मेंस भी इतना ही तगड़ा दिखा है पिछले 1-2 हफ्तों से। जी शुक्रिया। और बाजार अब मूड में आ गया है, तो बुल्स टॉप गियर में है। आवाज अड्डा में आज इसी पर हम चर्चा करने जा रहे हैं। बुल्स का जोश है 7:57 पर आवाज अड्डा, जरूर जुड़िए हमारे साथ। वेलकम बैक, आप देख रहे हैं आवाज समाचार। कांग्रेस नेता पी चिदम्बरम ने विपक्षी गठबंधन इंडिया पर बड़ा बयान दिया है। उन्होंने कहा कि कुछ लोगों को लगता है कि ये गठबंधन अब भी बरकरार है, लेकिन उन्हें इस पर संदेह है। चिदम्बरम ने कहा कि अगर ये गठबंधन पूरी तरह से सही सलामत है तो उन्हें खुशी होगी, लेकिन उनका मानना है कि इस पर अब सीलिंग लग चुकी है। बीजेपी की मजबूती की तारीफ करते हुए उन्होंने कहा कि उनका हर डिपार्टमेंट बेहद मजबूत और तगड़ा है। The future is not so bright as Mr. Mrityunjay Singh Yadav said. He seemed to feel that the India alliance is still intact. I'm not sure. It's only Salman can answer, because he was a part of the negotiating team for the India alliance. If the India alliance is totally intact, I'm very, very happy. But it is, it shows it's at the seams, it's frayed. चिदम्बरम के बयान पर बीजेपी ने प्रतिक्रिया दी है। बीजेपी प्रवक्ता शहजाद पूनावाला ने कहा है कि चिदम्बरम ने इंडी गठबंधन और कांग्रेस पार्टी को सच का सामना कराया है। देखिए, चिदम्बरम जी जो कांग्रेस के वरिष्ठ नेता है, उन्होंने इंडिया अलायंस और कांग्रेस को एक सच का सामना कराया है, ताकि जो कांग्रेस पार्टी और इंडिया अलायंस दोनों ही जेनजी की भाषा में बोले डिलुलू में है, डिल्यूजन में है, तो उनको जगाने का काम किया है। इनका दरअसल मॉडल है कुश्ती दोस्ती वाला। केरल में लेफ्ट कांग्रेस कुश्ती करेंगे, दिल्ली में दोस्ती। बंगाल में टीएमसी कांग्रेस कुश्ती करेंगे, दिल्ली में दोस्ती। पंजाब में कांग्रेस आप जो है वो कुश्ती करेंगे, दिल्ली में दोस्ती। तो जनता ने ऐसे कुश्ती दोस्ती वाले मॉडल को बार बार नकारा है। चिदम्बरम के बयान पर आरजेडी सांसद मनोज झा ने कहा है कि इंडिया अलायंस एक वैचारिक मंच है और विचार कभी फंसते नहीं हैं। इंडिया अलायंस महज पॉलिटिकल पार्टी का कमिंग टुगेदर नहीं था, वो एक किस्म का एक वैचारिक, एक दूसरे वैचारिकी में जुड़ और विचार फंसते नहीं है। हाँ,
ऐसा ज़रूर होता है कि कभी अप फेज होता है, कभी लिटिल डाउन, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है। और ये चुनाव के वक्त बना था, तो ये हम तो प्रधानमंत्री जी को बारे में अक्सर कहते हैं कि चुनावी मोड में रहते हैं। तो इंडिया अलायंस ऐसा थोड़ी ही कि 24 घंटे 7 दिन सिर्फ चुनावी मोड में रहेगा। वैचारिकी के आधार पर क्या करना चाहिए, और जाहिर है कि वो तो सबसे बड़े पॉलिटिकल पार्टी जो इंडिया अलायंस में है उसके हिस्सा है, तो कुछ प्रस्ताव भी आना चाहिए। पिछले 3 सप्ताह में भारत से अमेरिका का एयरफेयर 30% तक कम हो गया है। क्या है इसके पीछे की वजह और कब तक एयरफेयर कम रहेगा, ये जानने की कोशिश की है हमारे संवाददाता केतन जोशी ने। अहमदाबाद के दिव्यांग प्रजापति को MBA करने अमेरिका जाना था, लेकिन अभी तक वीजा के लिए अपॉइंटमेंट ही नहीं मिला है। भारत के हजारों स्टूडेंट्स का यही हाल है। ऐसे ही टूरिस्ट, स्टूडेंट्स के पेरेंट्स, विजिटर, हर वर्ग का वीजा मिलने में काफी मुश्किल आ रही है। टूरिस्ट के वीजा के लिए 1 से 1.5 साल की वेटिंग है। ट्रंप सरकार की एजुकेशन, टूरिस्ट, ग्रीन कार्ड और अन्य वीजा को लेकर जो पॉलिसी है, उनसे लोग घबराए हुए हैं। एक्चुअली मैं US से जाना चाहता था MBA के लिए, सो मैं प्लानिंग इसी साल कर रहा था जाने की USA, बट मुझे अनफॉर्चुनेटली वीज़ा के इंटरव्यू के स्लॉट्स ही नहीं मिल रहे थे। मैंने बहुत कोशिश की पर मुझे मिल ही नहीं रहे थे। ये अमेरिका और भारत के बीच स्टूडेंट, टूरिस्ट और NRIs के आने जाने का सीजन है। इस बीच आमतौर पर करीब 25 लाख लोगों का आना जाना होता है, लेकिन इस साल ये संख्या कम रह सकती है। वजह है अमेरिका से डिपोर्ट होने का डर, डॉलर रुपए के मुकाबले कमजोरी और ग्रुप टूर में कमी। इसलिए भारत से अमेरिका का फ्लाइट किराया 30 से 40% तक कम है, और जब तक अमेरिका का रवैया नहीं बदलता यही हालात रह सकते हैं। हमको लगता है कि बिकॉज ऑफ पॉलिटिकल अनसर्टेनिटी, बिकॉज ऑफ द स्टूडेंट पॉलिसी और ये जो अनसर्टेनिटी अभी बनी हुई है उसकी वजह से स्टूडेंट्स हैं, टूरिस्ट हैं, बिजनेसमैन हैं, फैमिली विजिटर्स हैं, उन सबको आने वाले कुछ समय में तक उनको ये लो फेयर मिल सकते हैं। भारत में ग्रेट अमेरिकन ड्रीम अभी कायम है, लेकिन अमेरिका की नीतियों की वजह से फिलहाल एक विराम जरूर आ गया है। मौजूदा हालात में तो एयर टिकट आपको सस्ती ही मिल जाएगी, तो जिनके पास US का वीज़ा है वो शॉर्ट नोटिस में भी US के ट्रिप का प्लान बना सकते हैं। केतन जोशी, अहमदाबाद। भारत के लोगों के लिए हाई बीपी सबसे बड़ी हेल्थ रिस्क है, और सबसे बड़ी चिंता की बात यह है कि इसे लेकर जागरूकता की घोर कमी है। तो आज कंज्यूमर अड्डा में इसी पर करेंगे चर्चा, क्योंकि आ रहा है वर्ल्ड हाइपरटेंशन डे। 5:57 पर हाइपरटेंशन चाहिए अटेंशन, आज का कंज्यूमर अड्डा। आवाज समाचार में फिलहाल इतना ही, लेकिन CNBC आवाज पर आपके लिए कई कार्यक्रम है जो जारी रहेंगे, और साथ ही आप हमारे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर जरूर विजिट करें। क्लिक पर आपके लिए ढेर सारी नई, ताज़ा और रोचक खबरें। नमस्कार।